जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सीटेट क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे सीटेट सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आप लोगों को इसमें से पहले से कितने का उत्तर पता था, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। आप लोग हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ये दोस्तों बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे कोहलबर्ग ने। तो अब बतानी है कि इस विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में क्या करते हैं, क्या देखते हैं, अपना ही लाभ देखते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे पहले स्तर के दूसरे चरण में, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहले स्तर के दूसरे चरण में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। यहां पे दोस्तों दो खाली जगह है, बतानी है कि इस खाली जगह में और इस खाली जगह में कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए, बाधिता एक जैविक स्थिति है। क्या है? जैविक स्थिति है। जबकि अक्षमता क्या है? एक कार्यात्मक स्थिति है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाधिता क्या है? एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता क्या है? एक कार्यात्मक स्थिति है। आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। दोस्तों ये बताने कि हरियाणा राज्य के सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये दोस्तों हमें विचार करना है, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथन पर क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक एक कथन को पढ़ते हैं। पहला है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यह पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। यह भी दोस्तों पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। अगला कथन है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। उसके बाद का स्टेटमेंट है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सबसे पहला जो कथन सत्य है वो है ए, ऑप्शन ए में है, जो मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। उसके बाद है सी, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी
करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए और सी दोनों। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत यानी कि लगातार और धीमी होने वाली प्रक्रिया है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो विकास है ये क्या है, एक सतत यानी कि लगातार होने वाली और धीमी होने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, स्किनर के अनुसार, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, स्किनर क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक। इनके अनुसार दोस्तों विकास क्या है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्किनर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि, यही होता है विकास में वृद्धि का तात्पर्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था किससे संबंधित है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि तनाव और क्रोध ये किस अवस्था में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, किशोरा अवस्था में, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो है किशोरा अवस्था। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, ये दोस्तों हमें बतानी है कि जो सामाजिक विज्ञान के विषय का जो अध्ययन का महत्व है वो किस लिए महत्व है दोस्तों, ये बच्चे की लाइफ में, बच्चे के जीवन में क्या भूमिका निभाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे समाज और उसके पर्यावरण को समझते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। ये दोस्तों बतानी है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों छात्रों में किस प्रकार के भावना का विकास करना है। तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। ये दोस्तों हमें बतानी है कि जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक समरसता का विकास करना, बिल्कुल ये भी क्या है, एक सकारात्मक। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप लोग याद रखेंगे कि आप लोगों को दोस्तों देखना होता है ऐसे प्रश्न में कि सकारात्मक विकल्प क्या है। ये दोस्तों हमें पहले देखनी है, यानी कि पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढना है। तो देखिए सामाजिक समरसता का विकास करना, ये दोस्तों क्या लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। तो हम लोग इसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, सामाजिक विकास का नव निर्माण करना, ये भी दोस्तों क्या लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, सकारात्मक विकल्प लग रहा है। तो हमें इसको भी लेकर चलना है। अगला है, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, यह भी दोस्तों क्या लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, सकारात्मक लग रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप लोग याद रखेंगे कि हमें क्या देखना है, सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा सकारात्मक है और कौन सा नकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है। अगर सारा ही पॉजिटिव वर्ड है, सारे विकल्प में क्या है, अगर तीनों विकल्प में सकारात्मक विकल्प आप लोगों को दिख रहा है, सकारात्मक शब्द दिख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, चुपचाप उपर्युक्त में सभी ऑप्शन को टिक कर देना है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए इनमें से सभी, यानी कि उपर्युक्त में सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। अब दोस्तों बताने है कि सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सामाजिक अध्ययन का जो महत्वपूर्ण अर्थ है, जो मेन अर्थ है दोस्तों, वो है समाज का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन सी। यही दोस्तों क्या है, मेन अर्थ होता है सामाजिक अध्ययन का, समाज के बारे में जानना, पढ़ना, समझना, समाज का
अध्ययन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य। देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न है, एक जैसा प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन का और क्या उद्देश्य हो सकता है? तो अभी हमने आप लोगों को इसी क्लास में बताया कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि सकारात्मक विकल्प ढूंढना है। तो ज्ञानात्मक विकास क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सकारात्मक ऑप्शन है। अगला है भावनात्मक विकास, ये भी दोस्तों क्या है? सकारात्मक शब्द है। अगला है सृजनात्मक विकास, ये भी क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का ये उद्देश्य सभी होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य ये सभी होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ये दोस्तों हमें देखिए प्रैक्टिकली बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में क्या है, एक रेलवे टिकट का दिखाना। इसका क्या मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में? तो चलिए देखते हैं। देखिए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, बिल्कुल, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यही दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, एक पिक्चर को दिखाना। क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चे की कुशलता का विकास करता है, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में है बच्चों को रेल की किराए के बारे में बताना, इसका उससे कोई संबंध नहीं है दोस्तों। किराए के बारे में बताना ऐसा नहीं है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संयुक्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, यह भी दोस्तों क्या है, इससे कोई इसका ये क्या है, उद्देश्य नहीं है रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। जो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का क्या करता है, विकास करता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे विकास की विधि, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। देखिए दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा कौशल जो है, स्किल्स जो है, ये वैज्ञानिक स्वभाव को क्या करता है, बढ़ाता है। तो देखिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड को ढूंढेंगे। तो अवलोकन कौशल, ये भी दोस्तों क्या लग रहा है, बिल्कुल अवलोकन स्किल्स, ये भी क्या है, स्वभाव को बढ़ाता है, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगला है प्रायोगिक कौशल, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल, यह भी दोस्तों वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाने में बिल्कुल मदद करेगा, इसका तो महत्वपूर्ण भूमिका ही होता है। अगला है महत्वपूर्ण सोच कौशल, यह भी दोस्तों क्या लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि हर हाल में ये तीनों कौशल क्या होगा, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन डी में हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सभी कौशल वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाने में मदद करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहां पे दोस्तों हमें बतानी है कि ईवीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ईवीएस का पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि ऑप्शन डी ईवीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, आप सभी को पता भी होगा, बेसिक लेवल के प्रश्न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। ये दोस्तों हमें बताने कि प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस की अच्छी पाठ्य चर्चा में क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बच्चों को अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, बच्चों को अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, यानी कि उनके इन्वायरमेंट में क्या क्या है दोस्तों, उसके बारे में ढूंढना और पढ़ना, जानकारी लेना। ये दोस्तों ईवीएस की पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं कैसी होनी चाहिए। ये दोस्तों देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में यानी कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज है वो किस तरह की होनी चाहिए, ये हमसे अपना जानकारी दोस्तों ये मांग रहा है, फीडबैक मांग रहा है कि कैसी भाषा होनी चाहिए, एक टीचर होने के नाते हमें बतानी है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषाएं होनी चाहिए दोस्तों, ये किस तरह की होनी चाहिए, वैसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध हो। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, उस तरह की भाषाएं पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि वैसी भाषाएं प्रयुक्त होनी चाहिए जो बच्चों को दोस्तों आसानी से समझ आए, उनको ऐसा लगे कि हाँ ये मैं शब्द को जानता हूं और इससे उनका क्या हो सके, ज्ञान कौशल बढ़ सके। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है। देखिए, क्लास में जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स से क्या कर रहे हैं, फोक सॉन्ग सुन रहे हैं, यानी कि लोकगीत सुन रहे हैं। उनका इसमें क्या उद्देश्य है, लोकगीत सुनाने के पीछे वो अपने छात्र से कह रहे हैं कि आप लोग लोकगीत सुनाइए, उनका क्या उद्देश्य है दोस्तों, ये हमें बतानी है। तो देखिए, उनका जो उद्देश्य है ये है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना। लोकगीत से क्या होता है, एक दूसरे के संस्कृति के बारे में हम लोग जानते हैं फोल्क डांस के माध्यम से, बिल्कुल ये एक उद्देश्य है। अगला है मनोरंजन करवाना। देखिए दोस्तों, मनोरंजन तो नहीं कह सकते हम लोग, ऐसा नहीं है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना और एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, यही है लोकगीत सुनाने के पीछे का उद्देश्य। तो ऑप्शन डी हम लोग कह सकते हैं कि ए और सी दोनों क्या हो जाएगा, हमारा ये उद्देश्य हो जाएगा। यानी कि ए और सी यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। बताने हैं कि त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। यानी कि ऑप्शन सी, विभिन्न संस्कृति से क्या कराना, परिचित कराना, यही त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि भाषा दक्षता में जो प्रारंभिक स्किल्स होता है वो कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, देखिए भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल होता है सुनना, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सुनना ये क्या है, ये प्रारंभिक कौशल होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने बच्चों से कक्षा में श्रुति लेख लिखवाता है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि श्रुति लेख क्या होता है। आप लोग जब पढ़ते होंगे स्कूल में तो आप लोग लिखते भी होंगे श्रुति लेख। तो बतानी है कि एक शिक्षक अपने बच्चों से कक्षा में श्रुति लेख क्यों लिखवाता है, इसके पीछे का क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, वह श्रवण कौशल को विकसित करा रहा है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, वह श्रवण कौशल को क्या करा रहा है, विकसित करा रहा है। उसके बाद है वह लेखन कौशल को विकसित करा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, अगर श्रुति लेख कोई बच्चा लिखेगा तो उसका श्रवण कौशल तो विकसित होगा ही, साथ ही साथ लेखन कौशल भी क्या होगा, विकसित होगा। अगला ऑप्शन क्या है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है यहां पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा इस प्रश्न के अनुसार। तो श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल दोनों को क्या करा रहा है वो शिक्षक, विकसित करा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक शिक्षक अपने बच्चों से कक्षा में श्रुति लेख लिखवाता है तो उससे क्या होगा, बच्चों में श्रवण एवं लेखन कौशल दोनों विकसित होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोस्तों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए,
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं कौन सा सुटेबल आंसर इसका होगा। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ये दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न के अनुसार ये दोस्तों सुटेबल नहीं है। अगला है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग निगेटिव वर्ड्स को ही हटा देंगे, तो ये निगेटिव वर्ड्स यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलिए अगला देखते हैं कथन। अगला है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताने है कि पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो देखिए पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ करके समझना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रीडिंग, रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ करके समझना। आप लोग शिक्षक होंगे या कहीं पढ़ाते होंगे तो बच्चों से रीडिंग जरूर दिलवाते होंगे दोस्तों, या आप लोग कभी स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों से आपके शिक्षक रीडिंग जरूर दिलवाते होंगे, चाहे वो अंग्रेजी का बुक हो या हिंदी के बुक हो। तो पठन कौशल सही होता है कि पढ़ करके समझने में क्या होता है, पढ़ करके समझना होता है पठन कौशल से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीटेट की क्लास वीडियो, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझा और जाना। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और दोस्तों आप लोगों ने इस क्लास को अंत तक जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, क्लास अच्छी लगी, तो आप लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों को इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था, आप लोग कितनों का हल कर पाए, और साथ ही आप लोग अपना फीडबैक भी हमें जरूर देंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, और कहीं पर कोई त्रुटि हमसे हो गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।